नमस्कार, दोपहर के 3:30 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। कल देश का नया बजट पेश होगा। यह बजट 5 वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण है 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव। दूसरा कारण 2024 में लोकसभा चुनाव। तीसरा कारण है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य। चौथा कारण है महामारी के बाद आर्थिक सुधार की जरूरत। और वहीं पांचवा कारण है दुनिया पर मंडरा रहा मंदी का खतरा। इन पांचों कारणों के पीछे एक चीज कॉमन है और वो है भारतवर्ष का नागरिक जो एक वोटर भी है। इसलिए बजट सरकार के हाथ में वो जादू की छड़ी है जिससे वो महामारी से आर्थिक नुकसान को दूर करे, लोगों में उम्मीद भरे, मंदी के खतरे को भगाए, चुनाव के हर मतदाता को विश्वास दिलाए कि सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करेंगे। सरकार यह काम कैसे करेगी, यह समझने की एक कोशिश हमने की है। बजट कैसे वोटर के मन की बात करेगा, ये आप भी समझिए हमारी इस खास बजट सीरीज में, बजट एक वोट कथा में। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो, जिसमें मोदी की केयर वेलफेयर में बन रहे वोट शेयर की एक झलक आपको मिलेगी। संसद के भीतर मोटे अनाज की पार्टी की तस्वीर। प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और विरोधियों के साथ खाना खाया। इस खाने की खासियत यह थी कि यहां परोसे गए व्यंजन ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा, कुट्टू से बने हुए हैं। इसमें रोटी से लेकर चिप्स तक शामिल है और तो और मिठाई भी। इस भोजन के व्यंजन अब हमारे नए बजट में दिखेंगे। सरकार ऐसी योजना के लिए खास तौर पर पैसे की गुंजाइश बनाएगी जो भारत के पारंपरिक मोटे अनाज के लिए दुनिया में बाजार क्रिएट करे। आप सोचेंगे कि दुनिया में इसका बाजार कैसा है, तो आपको कुछ जानकारी देते हैं। दुनिया में मिलेट यानी मोटे अनाज का बाजार करीब 900 करोड़ रुपए का है, जो कि 2025 तक 1200 करोड़ रुपए का हो जाएगा। भारत मोटे अनाज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के 21 राज्यों में इसकी खेती होती है। ये चावल और गेहूं की अपेक्षा कम पानी, खाद और कीटनाशक में पैदा होता है। लिहाजा इसमें भारतीय खेती की कई समस्याओं का समाधान है। साथ ही दुनिया में खाद्यान्न के उत्पादन और खपत के बीच का घाटा पूरी करने की भी क्षमता है। लगभग 500 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोटे अनाज का। हमें उम्मीद है कि ये डबल हो जाएगा बहुत जल्दी। न केवल अनाज, मोटा अनाज, पर इससे बने जो उत्पाद हैं उससे भी हम लोगों को कमाई होने के चांस है। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि शायद ही कोई ऐसा उत्पाद है जो कि मोटे अनाजों से अब नहीं बन रहा। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखिए, जो आप खाना खाते हैं, चाहे आप पास्ता खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब अब मोटे अनाज से भी बन रहे हैं। तो ये हम अपने देश में भी प्रचलित कर रहे हैं, करने का मौका मिलेगा और साथ ही दुनिया भर में हम इन उत्पादों को लेकर जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि मोटे अनाज से हमारी आने वाले समय में अच्छी कमाई होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस मोटे अनाज के लिए बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी खोज लिए। ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ मेक इन इंडिया, यू आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा, यू आर ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। एट द सेम टाइम you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. बजट के इस कदम का सीधा असर उन 12 करोड़ 53 लाख किसानों पर होगा जिनके पास जमीन कम है। इनकी आमदनी और लागत के बीच अंतर बहुत कम होता है।
पूंजी निवेश के लिहाज से ये औसतन 550 रुपये महीना ही निवेश कर पाते हैं, यानी कि ये पूंजी लगाकर खेती नहीं कर सकते। ऐसे लोग पारंपरिक तरीके से मोटे अनाज की खेती करें, बिना केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक के उत्पाद पैदा करें। इस तरह उत्पादन तो कम होगा लेकिन कीमत अच्छी मिल जाएगी। विदेशों में निर्यात के लिहाज से मोटे अनाज बिना केमिकल फर्टिलाइजर वाले पैमाने पर सही बैठेगा। इसके अलावा देश में भी ऑर्गेनिक उत्पाद का अच्छा बाजार मौजूद है। इस तरह से गाय, बैल, गोबर और गोमूत्र वाली खेती किसानों का नया स्टेटस सिंबल बन जाएगी और उपेक्षित लोगों को नई पहचान और संपन्नता देगी। 12 करोड़ 53 लाख किसान एक जाति और धर्म से ऊपर उठकर नए वोट बैंक के शेयर के तौर पर मोदी को मजबूती देंगे। योग करती प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी काफी पुरानी हैं, लेकिन 2023 में जो बजट आएगा उसमें भारतीय जीवन शैली को प्रमोट करने वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें वेलनेस सेक्टर पर जोर होगा, जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों, योग शैलियों के जरिए जीवन को निरोग करता है, तनाव मुक्त जीवन का तरीका सिखाता है, देश से बाहर विदेश में भारत की विश्व गुरु वाली छवि मजबूत करता है, भारत को ह्यूमैनिटी सेवर के रूप में पहचान देता है। इलाज की जरूरत ही ना पड़े और छोटी मोटी बीमारी हो तो उसका समाधान घर बैठे हो जाए, ये दुनिया की सबसे बड़ी चाहत है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति यही सोचता है। भारतीय योग और आयुर्वेद इसी तरह की जीवन शैली के पर्याय हैं जो आपको स्वस्थ रखता है। जब दुनिया में इलाज सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती और बीमार के लिए महंगा हो चुका है, ऐसे में भारतीय आयुष एक बड़ा बाजार है। दुनिया में इसकी बहुत बड़ी मांग है। बजट में इसे निवेश और आमदनी के रूप में जगह मिलने वाली है। इससे विदेशों में भारत की साख बढ़ेगी। छवि में ये सुधार वोटर्स के मन में लॉयल्टी पैदा करेगा और 27 करोड़ नए वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के करीब लाएगा। दुनिया में वेलनेस का बाजार 570 लाख करोड़ रुपए का है, यानी भारत के कुल बजट का 2 गुना, जिसमें भारत का पोटेंशियल करीब 10 लाख करोड़ का है। बजट में अभी वेलनेस सेक्टर के लिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को रोड मैप माना जाता है। इस पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीण इलाके में अस्पतालों के बेड बढ़ाने, पारंपरिक और घरेलू दवा प्रैक्टिस के मेल को बढ़ावा देने, छोटे क्लिनिक्स को अस्पतालों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने वाले रास्ते बनाए जाएंगे। इसके लिए ऑपरेटिंग इंसेंटिव, टैक्स छूट दी जा सकती है। SEZ की तर्ज पर मेडिकल सिटी की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बड़े शहरों में मेडिकल सिटी की सुविधाओं का विकास होगा। हेल्थ केयर स्पेस में करीब 4000 स्टार्टअप रजिस्टर, इनके लिए पूंजी का इंतजाम होगा। क्योंकि दवा में R&D का बहुत महत्व होता है, इसलिए उसके लिए भी फंड या छूट का इंतजाम होगा। देश में मेडिकल उपकरण के निर्माण के लिए भी सरकार विशेष छूट का इंतजाम करेगी। गृह मंत्रालय की सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कुल 81,11,000 मौतें हुई। इसमें 36,52,000 मौतें इलाज के अभाव में हुई, यानी हर रोज 10,000 मौतें, हर घंटे 416 मौत और हर मिनट 7 व्यक्तियों की जान गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 28% मौतें अस्पताल में इलाज के दौरान गईं, 16.4% मौत किसी न किसी मेडिकल केयर के भीतर इलाज के दौरान हुई और 0.8% मौतें एलोपैथिक इलाज कराते वक्त हुई। ज्यादातर लोग जिनकी मौत हुई वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। 8.8% ऐसी मौतें भी थी जिनको अन्य की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि इनकी मृत्यु इलाज के अभाव में ही हुई या नहीं हुई। इस सब के बाद भी भारत सरकार औसतन 1,657 रुपए इलाज पर खर्च करती है। ऐसे में अगर मोदी केयर से इन तमाम चीजों में सुधार होता है तो मोदी सरकार के वोट बैंक में 27 करोड़ का जो बिलो पॉवर्टी लाइन का वोट बैंक है, वहां पर मोदी सरकार अपनी पैठ बनाने में कामयाब हो पाएगी। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन की ये तस्वीरें और फिर उस पर पथराव की वारदात। आंध्र प्रदेश में वंदे भारत का लॉन्च और उस पर पथराव का क्राइम। मोदी के प्रयास और चुनौती दोनों का एक साथ परिचय देती है। यह दिखाता है कि सरकार के छोटे से दिखने वाले काम भी विरोधियों में कैसे चिंता पैदा कर देते हैं। इस बार के बजट में ऐसे छोटे दिखने वाले कदम
जो कि असर में बड़े होंगे देखने को मिलेंगे। मोदी वंदे भारत जैसी ट्रेन से रेलवे को बुलेट ट्रेन के करीब ला रहे हैं। वो रेलवे का पुराना चेहरा बदल रहे हैं। इस बार बजट में प्रदूषण रहित रेलवे पर जोर रहेगा। देश की सभी रेल लाइन एक तरह के इलेक्ट्रिक नेटवर्क पर होंगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का ऐलान होगा। 500 नई वंदे भारत ट्रेन आएंगी। 4000 नए ऑटोमोबाइल कैरियर और माल भाड़े की ढुलाई के लिए 58,000 नए वैगन्स का ऐलान होगा। देश में अभी भी ट्रांसपोर्ट का सबसे किफायती और भरोसेमंद चेहरा रेलवे है। ट्रेन से लगभग 2 करोड़ 30 लाख पैसेंजर रोज सफर करते हैं। उनके अनुभव को अच्छा बनाकर, सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता बढ़ाकर देश के बड़े वोट बैंक को एड्रेस कर सकते हैं। रेलवे में 13 लाख कर्मचारी हैं और उनके आश्रित मिलाकर करीब 50 लाख वोटर भी रेलवे की नीतियों से प्रभावित होते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे हाई स्पीड एक कॉमन बात होने की उम्मीद लगती है मेरे को। भारतीय रेल में ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं जहाँ पे लोग आग जाना चाहते हैं और हवाई यात्रा में उनको तकलीफ़ होती है। बड़े मेट्रो शहर हैं, उनमें जो ट्रेनों की समय लगता है उसमें थोड़ा समय कम किया जाए। कहना का मकसद ये है कि नई दिल्ली से मुंबई इस समय राजधानी 15.5 घंटे लेती है, तो इसको कम करके अगर हम 14 घंटे, 13 घंटे, 13.5 घंटा पे ले आएँ, जो एक समय में करीब 17-18 घंटे लिया करती थी, 15.5 घंटे पे आ चुकी है और इसको हम और कम कर सकें। आप जापान में देख लें, आप फ्रांस में देख लें। फ्रांस में तो डोमेस्टिक एयरलाइंस जितने भी हैं, घरेलू उड़ानें काफ़ी हद तक रद्द की गई हैं क्योंकि वहाँ पे हाई स्पीड एक आम बात हो गई है। हम भी ये देखेंगे, हाई स्पीड का वो ज़रिया हम देखेंगे जो भारतीय मेक इन इंडिया वाला ज़रिया होगा। ये हम इम्पोर्टेड ज़रिया जो विदेश से मंगा के यहाँ चला दें, वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी और ऐसे कई सेक्टर्स मिलेंगे। एक और चीज़ जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है, जो अभी आप दिल्ली और मेरठ के बीच में काफ़ी काम हो चुका है और उसके ट्रायल शुरुआत होने ही वाले हैं। ये एक 85 किलोमीटर का सेक्शन जिसमें मेरठ की मेट्रो भी शामिल है, वो एक बड़े शहरों के बीच में, स्पेशली इस समय तो दिल्ली के बीच में और जो सैटेलाइट टाउन से एक द्रुतगामी सेवा शुरू हो जाएगी। अब इसका अगला फेज़ हम देखेंगे हरियाणा की तरफ, सोनीपत की तरफ और राजस्थान की तरफ। तो ये RRTS प्रोजेक्ट भी एक गति ले रहा है और आगे आते हुए समय में दिखेगा। दूसरी उपलब्धि आपको भारतीय रेल में दिखेगी, जैसे कि एयरपोर्ट्स का कायाकल्प हो चुका है, ऐसी भारतीय रेल में स्टेशनों का कायाकल्प हो जाएगा। ऐसे ऐसे अब हमारे सामने प्रयास लोग दिखने लगे हैं, जैसे कि नई दिल्ली का स्टेशन या गाज़ियाबाद का स्टेशन, मुंबई सेंट्रल, मुंबई CST, बेंगलोर, ये सब चीज़ें अब सामने आएंगी तो स्टेशनों का बिल्कुल रूप बदल जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सिग्नलिंग, जो डब्बों की हमारी हालत इस समय दिखती है, जो कुछ ही डब्बे वंदे भारत के दिखते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये चीज़ बदल जाएगी और अब जो है आपको केवल वो डब्बे दिखेंगे जो विदेश में आज देखे जाते हैं, उसका अगला स्वरूप दिखेगा जिसमें कि डाउन टाइम कम हो और वो डब्बे कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत ना पड़े और कंप्यूटर एडिड मेंटेनेंस हो, जब ज़रूरत हो तभी रोकें उसको, नहीं तो चलती रहेगी। अब पूरे देश में विद्युतीकरण इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि पूरे देश में अब एक ट्रैक्शन से गाड़ी चला करेगी, जिससे कि विद्युत इंजन को बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप एक स्टेशन से चले, उसी इंजन वो आखिरी तक ले जाएगा। ये हम सोचते हैं कि अगले 25 वर्ष में बिल्कुल एक नया स्वरूप भारतीय रेल का, जो हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो जो है इस समय वो उसका एक रीढ़ की हड्डी बनाती जा रही है, जिससे कि आगे हम आगे बढ़ सकेंगे। साल 2023 के लिए सरकार ने रेलवे बोर्ड को नया CEO दिया है, जो रेल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें किसान ट्रेन चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। इनके समय में रेलवे ने सबसे ज्यादा कमाई माल और पार्सल ढुलाई करके की है। ऐसे में लगता है कि सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेट कमाई पर जोर देगी। रेलवे में नौकरी बड़ा मौका होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ऐसे में इस दिशा में भी बड़ा ऐलान हो सकता है। 2024 में हर घर में बैठे वोटर के दिमाग में मोदी को जगह दिलाने के लिए जो चुनावी रणनीति तैयार हुई है, उसके लिए इस बजट में
सबको घर, हर घर में बिजली, हर घर में नल से पानी, हर घर में धुआं रहित रसोई, हर घर तक पक्की सड़क, हर सीमांत किसान की जेब में सीधा पैसा, हर किसान को फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड, हर ग्रामीण को रोजगार, हर पेट को अनाज, हर गांव को डेटा वाला इंटरनेट जैसी योजनाओं के लिए खास कदम उठाए जाएंगे, जिसमें नए टारगेट, ज्यादा बजट, टैक्स रिलीफ वगैरह शामिल है। अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास और बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजनाओं में फंड एलोकेशन बढ़ाया जाएगा। साथ में सरकार ध्यान देगी कि जो फंड जाए उसका सही इस्तेमाल हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।